हेलो एवरीवन। न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला, क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, बात करेंगे डिटेल में। कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपाउंड का, अगर हमें कुछ मास परसेंटेज दे रखी है तो पहले तो सिंपली जान लेते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला ये होता क्या है, क्या मतलब है इस एम्पिरिकल फार्मूला से। तो सपोज जैसे कि आपके पास कोई कंपाउंड है लाइक बेंजीन, तो बेंजीन को जानते हैं कि सब हम कहते हैं कि बेंजीन का जो मोलिकुलर फार्मूला है वो क्या होता है C6H6। ठीक, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूले से क्या मतलब है कि अगर मैं देखूं इस बेंजीन मॉलिक्यूल में, तो बेंजीन मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो क्या है 6:6। और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो इसका जो रेशियो है क्या है इनका 1:1। इट मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो क्या है 1:1 है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट के सिंपल रेशियो को हम क्या कह देते हैं, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बेंजीन है, बेंजीन में दो एलिमेंट हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो क्या है CH। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिंपल रेशियो है वो क्या है 1:1 है। तो मैं बात करने लगूँ कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो वो क्या होगा CH। ऐसे ही अगर आपके पास कोई और कंपाउंड है जैसे C6H12O6, तो इनका जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो क्या आएगा 1:2:1। तो क्या हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला CH2O। तो ये दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं जिसमें कि एक ग्लूकोज है और एक क्या है बेंजीन है। बेंजीन का जो सिंपलेस्ट रेशियो आया है कार्बन और हाइड्रोजन का 1:1, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया CH, और इसका क्या हो गया CH2O। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं फिर। तो द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। चलो पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ। दस द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट्स ओनली द एटॉमिक रेशियो ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूल। तो वही बात लिखी हुई भी है जो बात हमने कही है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है एक्चुअल में कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो रियल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फार्मूला, उसे हम क्या कह देंगे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया C6H6, क्योंकि ये रियल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लिखा हुआ भी वही है, देख लीजिए। इट इज़ द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड विच एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। तो सब चीज़ें हम नॉर्मली जानते भी हैं 9-10 से। बस एक एम्पिरिकल फार्मूला क्या है सिंपलेस्ट रेशियो है। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में हम पहले से जानते हैं, जैसे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। तो इस तरह से ये एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए याद रखेंगे। क्या कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में और एम्पिरिकल फार्मूला में ये रिलेशन होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। और N क्या है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो आपको गिवन दिया है न्यूमेरिकल में, और एम्पिरिकल फार्मूला मास है ना। मॉलिक्यूलर मास जो भी कंपाउंड है जैसे C6H6 ही है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताया था, एम्पिरिकल फार्मूला तो CH हो गया। तो एम्पिरिकल फार्मूला का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और अप्रोक्स ये आपको न्यूमेरिकल में दे रखा होगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो वो हम जानते भी हैं एक्चुअल में, लेकिन न्यूमेरिकल में एग्जैक्ट दे भी देते हैं। ठीक, तो जब इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम करेंगे सॉल्व करेंगे तब हम इसको देख लेंगे कि N एक्चुअल में कैसे निकालते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास कैसे रिलेट होता है वेपर डेंसिटी से। तो उसका रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सिमिलरली मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, गैस के केस में अगर हम बात करें तो उसका मोलर वॉल्यूम 20 डेसीमीटर क्यूब पर मोल होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 पर, है ना। एक STP पर हमने कैलकुलेशन की थी, वो होता है 22.4, ठीक है, लीटर
और जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर पे अगर हम बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर हम बात करें, तो वहाँ कितना होता है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम बात करें तो वो कितना वॉल्यूम कवर करती है कोई गैस, 24 डेसीमीटर क्यूब पर मोल, है ना। ये मोल इनवर्स में लिख रखा है ऑलरेडी। तो ये एक फार्मूला और कुछ फार्मूलाज हैं और कुछ रिलेशंस हैं, ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा जब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूले को हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय नोइंग परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बाय मास, कि आपको जैसे कोई कंपाउंड दे देंगे या कोई सैंपल दे देंगे, उसमें अलग अलग परसेंटेज दे देंगे, नाइट्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, कार्बन कितना है ना। तो उनकी परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा होगा, तब आपको एम्पिरिकल फार्मूला डिसाइड करने को पूछ सकता है। या फिर बाय नोइंग एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, कि जो एलिमेंट दे रखे होंगे उनके एटॉमिक मास आपको पता होंगे और उसके अकॉर्डिंग आप एम्पिरिकल फार्मूला डिसाइड करेंगे। तो देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल की हेल्प से कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। कैसे? फर्स्ट कन्वर्ट द मास परसेंटेज इनटू ग्राम एट स्केल ऑफ 100 ग्राम, कि सबसे पहले अगर हमें मास परसेंटेज दे रखी है तो उन्हें उनके मोलिकुलर वेट से डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, देन नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे, फिर उनका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, देन उनको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे और वही क्या होगा उसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो अभी तो ये चीज़ें बस ऐसे ही लिखी हुई हैं, इसे न्यूमेरिकल की हेल्प से देख लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक, जैसे कि आपको एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट दे रखा है, अगर उसका कुछ परसेंटेज आपको दे रखा है, जैसे कोई भी सॉल्ट आपको दे दिया, उसमें ये कह रहा है कि सोडियम 29.11% है, सल्फर 40.51%, ऑक्सीजन 30.38%। ठीक है ना। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा इस सॉल्ट का, कि 3 एलिमेंट से ये सॉल्ट मिलकर के बना है, सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो किस रेशियो में ये आपस में प्रेजेंट होंगे, क्या इनका सिंपलेस्ट रेशियो होगा, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं क्या, कि हमें कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो सल्फर सिंबल इनके लिए क्लियर है ना। परसेंटेज इनकी कितनी दे रखी थी, 29.11, 40.51 एंड 30.38, क्लियर है। वो एक बार और चेक कर लीजिए, यही दे रखा है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनके रिलेटिव एटॉमिक मास क्या क्या होते हैं हमें पता है, सोडियम का 23, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। फिर हम क्या करते हैं, इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। और वो कैसे कैलकुलेट किए करते हैं, जो इनका मास परसेंटेज दे रखा है, इनके मास परसेंटेज को किससे डिवाइड करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास से। तो इनका रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद जैसे वैल्यू कितनी आई, 1.266, 40.56 अपॉन 32, इसका भी अप्रोक्स इतना ही आया है 1.266 और 1.897। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, इनमें जो सबसे लो क्वांटिटी होती है तीनों एलिमेंट में से, जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम होते हैं, उनसे बाकी की सभी के नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 1.266, दोनों में सेम है हालांकि इस एग्जांपल में। तो इससे हम सभी के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो इसके नंबर ऑफ मोल क्या थे, ये थे, और डिवाइड किससे करना था, लोग जिस सबसे कम जिसके नंबर ऑफ मोल्स थे। तो 1.897 को किससे डिवाइड किया है, 1.266। तो इनका जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकल करके आया है वो क्या है, 1:1:1.5। तो क्या था, एक स्टेप हमने बात की थी कि लास्ट स्टेप क्या था, कि उनको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर फ्रैक्शन में अगर नंबर ऑफ मोल्स आते हैं तो उनको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, होल नंबर में। एक जैसे ये तो ठीक था, होल नंबर में था, लेकिन ये फ्रैक्शन में था, तो फ्रैक्शन इस ऐसी डिजिट से इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमें मिल जाए। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इनमें सभी में, तो इसका
क्या आ गया रेशियो 2, 2 एंड 3। तो इनका जो सिंपलेस्ट रेशियो आया वो कितना आया, सोडियम 2 है, सल्फर 2 है और ऑक्सीजन 3 है। तो इसलिए इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा, N2H2O3। तो इसी टेबल की हेल्प से बाकी आप कितने भी न्यूमेरिकल आपको चाहे दे दें, ठीक, उसका कैलकुलेट कर सकते हैं आप। चाहे कार्बन दे रखा हो, हाइड्रोजन दे रखा हो, नाइट्रोजन दे रखा हो और रेस्ट ऑक्सीजन दे रखा हो, तो उसकी हेल्प से हम सभी का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम उसको जब एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की, उसमें उसकी हेल्प से हम देख लेंगे। तो फिलहाल एक एग्जांपल हमने देख लिया इसका, नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब देखते हैं। तो बात कर लेते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसकी हमें नीड होती है किसी केमिकल रिएक्शन में, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं, है ना। वैसे देख लो कि स्टाइक्योमेट्रिक का मीन्स क्या होता है, एलिमेंट मीजर, मतलब मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। एक तरह से जो किसी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक, उनका रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को कौन रिप्रेजेंट करता है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक। तो इट गिव्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइट। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे आप एक कंबशन की इक्वेशन है, दहन की एक रिएक्शन है, ठीक, क्या है, मीथेन गैस के फॉर्म में थी, आपने ऑक्सीजन सप्लाई की, ठीक, और क्या बन गया, CO2 और प्लस H2। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो हमें दिख रहा है कि इसका 1 मोल रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन भी किस स्टेट में है, गैस में, CO2 भी किस स्टेट में, गैस में, और H2O भी वेपर स्टेट में प्रोड्यूस हो रहा है। तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ मीथेन के साथ, 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रही है एंड 2 मोल ऑफ H2O। अगर हम बैलेंस कर लें इस इक्वेशन को तो ये कंडीशन आएगी। चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ठीक होगी, ठीक। हाइड्रोजन भी कंप्लीट है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 हो गया। तो हम देखो ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखो इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, जहाँ पर कुछ नहीं होता पता है आपको, 1 होता है उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इतना हम जानते हैं, इस साइड लेफ्ट साइड क्या होता है, रिएक्टेंट, और राइट साइड क्या होता है, ये प्रोडक्ट्स, है ना, एरो के। ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इन्हें हम किस किस टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो तो ये 1 जैसे इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, अगर हम मॉलिक्यूल्स के टर्म में बात करें, इसके टर्म में बात करें मॉलिक्यूल्स के, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हो रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2। ऐसे ही हम इन्हें मोल्स के टर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या, कि 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2। सेम अगर ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में है, देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो हम इसे वॉल्यूम के टर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, क्या, इसका 1 मोल है और हमें पता है STP पर अगर कोई आइडियल गैस की तरह बिहेव करे तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसका। अगर 1 मोल आपके पास है तो 22.4 लीटर। तो आपके पास इसका 1 मोल है तो 22.4 लीटर मीथेन गैस रिएक्ट कर रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के कितने मोल है यहाँ पर 2, तो 1 मोल 22.4, तो 2 मोल कितना हो गया 22.4 इंटू 2, तो कितना हो गया ये लगभग 44.8। ऐसे ही हम क्या है कि CO2 का भी 1 मोल प्रोड्यूस होगा, मतलब 22.4 लीटर CO2 प्रोड्यूस होगी, और वेपर कितनी प्रोड्यूस होगी, इसके 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 44.8 लीटर। तो इस तरह से हम वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसका मीथेन का इतना वॉल्यूम ऑक्सीजन की इतने वॉल्यूम से रिएक्ट करके इतना वॉल्यूम CO2 प्रोड्यूस होगा और इतना वॉल्यूम H2O प्रोड्यूस होगा। तो ये था स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में कि हाँ कोई रिएक्शन लिखी हुई है तो इसमें क्या मीनिंग होते हैं इन टर्म के, है ना। तो मोल के फॉर्म में भी कह सकते हो, एटम अगर दे रखा है तो एटम के फॉर्म में, मोल्स दे रखे हैं मोल्स के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इनको, और
वॉल्यूम के टर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, एग्ज़ाम में एक न्यूमेरिकल इससे भी आ जाता है, आपके होम एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? हमें पता है कि कोई केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड ये रिएक्टेंट है, सपोज ए और बी, और क्या बन रहा है उससे, सी एंड डी, है ना। तो इसको ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन है, इसके कुछ मोल होंगे, इसके कुछ और मोल होंगे, है ना। जैसे इसका 1 मोल है और इसके 1 मोल रिएक्ट कर रहा है इसके 1 मोल के साथ, तो 1 मोल ऑफ सी प्रोड्यूस कर रहा है और 1 मोल ऑफ डी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अभी मैं बात करूं तो क्योंकि ए का 1 मोल कंप्लीटली रिएक्ट करता है बी के 1 मोल के साथ और सी और डी प्रोड्यूस कर रहा है, तो अभी तो इस इक्वेशन की बात करूं तो इसमें कोई भी ऐसा रिएजेंट नहीं है जो कि लिमिटिंग रिएजेंट हो, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसे समझ लें डेली लाइफ के एग्जांपल से। सपोज आपको कार बनानी है, ठीक है, क्या बनानी है, कार। तो एक कार बनाने के लिए आपको एक बॉडी चाहिए प्लस 4 क्या चाहिए, उसके लिए टायर चाहिए। तो उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपकी एक कार बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास, मैं कहने लगूँ 100 बॉडी है प्लस 400 टायर दे दिया आपको मैंने, तो आप कितनी कार प्रोड्यूस कर लोगे, 100 कार। मतलब जितना एक कार को बनाने के लिए 1:4 का रेशियो चाहिए था हमें, तो ऐसे ही 100 कार को बनाने के लिए 100 बॉडी ले लीजिए और 400 टायर ले लीजिए, ठीक है। तो आपका जितना टारगेट था वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। जैसे मैंने इस रिएक्शन में कहा था, क्या ए का 1 मोल बी के 1 मोल से रिएक्ट करके 1 मोल सी और डी बनाता है, तो इस समय जितना रिएक्टेंट को जितना रिएजेंट चाहिए था वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अब तक इस एग्जाम्पल में भी कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट के फॉर्म में काम नहीं कर रहा, क्योंकि जितना टारगेट था वो पूरा हो जा रहा है। अब मैं कहने लूँगा आपके पास 100 बॉडी हैं और 100 ही टायर है, ठीक। तो आप कितनी कार प्रोड्यूस कर पाओगे, तो आप कहोगे कि यार एक कार बनाने के लिए 4 टायर नीड्स हैं, तो आप कितनी कार ही केवल प्रोड्यूस कर पाओगे, क्योंकि आपके पास टायर कितने होने चाहिए थे 100 कार बनाने के लिए, 400, है ना। लेकिन हैं कितने इस समय, 100 टायर प्रेजेंट हैं। तो सिंपल सी बात करें कि 4 टायर की नीड एक कार बनाने के लिए थी, तो आप केवल कितनी ही कार बना पाओगे, यहाँ से 25 कार ही कंप्लीट कर पाओगे। बाकी की आपकी जो 75 बॉडी हैं वो शेष बच जाएंगे, रेस्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि कम कौन हुआ रिएक्शन में, किसकी वजह से आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाया, ठीक, या जो प्रोडक्ट था आपका वो कंप्लीट नहीं हो पाया, किसकी वजह से, टायर की वजह से। तो टायर क्या है यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट के फॉर्म में है, ठीक। ऐसे ही इसको चलो पढ़ लेते हैं पहले डेफिनेशन। द रिएक्टेंट विच इज एंटायरली कंज्यूम्ड एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, है ना, जो कि किसको डिसाइड करता है, प्रोडक्ट की लिमिट को डिसाइड करता है, बाय कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोल देंगे। जैसे एक एग्जांपल ये है आपके सामने, क्या हो रही है रिएक्शन, NO रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और NO2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। हमें दिख रहा है यहाँ पर 2 मोल्स NO के 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से कंप्लीटली रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ NO2 बना रहे हैं, है ना। मीन्स NO के मोल के कंपेयर में ऑक्सीजन का हाफ मोल जो है रिक्वायर्ड हो रहे हैं इस रिएक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट होने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करने, या ऐसे कह लो 2:2 क्या है इनके मोल्स में, 1 का रेशियो, तब ये रिएक्शन पूरी तरह से प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जा रही है, ये पूरी तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जा रहे हैं। ना NO का अमाउंट रेस्ट हो रहा है और ना ही ऑक्सीजन का। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूं, अगर इनका रेशियो कितना कर दूं, 4:3 कर दूं, यानी कि 4 मोल किसके हो जाएं, NO के, और 3 मोल्स किसके हो जाएं,
O2 के। तो क्योंकि 2 मोल के लिए कितनी नीड थी, केवल 1 मोल की ऑक्सीजन के, तो 4 मोल के लिए कितनी नीड होगी, केवल 2 मोल की नीड होगी। तो कौन है एक्सेस में, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो क्या है यहाँ, 1 ऑक्सीजन इज एक्सेस रिएक्टेंट। तो अब जो रिएक्शन है वो रिएक्शन में, रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो किस से डिसाइड हो रहा है कि NO2 के जैसे ही 4 मोल कंप्लीटली रिएक्ट कर लेंगे 2 मोल से, तो इसके 4 मोल यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे, किसके, NO2 के। और उससे आगे शेष कौन बच जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन का रह जाएगा। लेकिन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, अब किस, NO के मोल्स पर। तो NO क्या है यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। तो जिसके मोल्स पर रिएक्शन का प्रोडक्ट डिपेंड करता है, ठीक है, कि जब तक वो रिएक्शन में है तब तक तो प्रोडक्ट बन रहा है, और जैसे ही उसका अमाउंट फिनिश हुआ, मीन्स रिएक्शन में प्रोडक्ट का बनना बंद हो गया, तो वही क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। ऐसे ही जैसे आप बाइक चला रहे हो, बाइक में अगर पेट्रोल है तब तो बाइक चलेगी, मतलब हमारा प्रोडक्ट आएगा हमारे सामने, और अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया इसका मतलब क्या है, पेट्रोल वहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो एक इसमें चलिए न्यूमेरिकल की हेल्प से भी देख लेते हैं कि सपोज आपके पास एक ये केमिकल इक्वेशन थी, 2A प्लस 3B, A का कोफिशिएंट 2 है, B का कोफिशिएंट 3 है, C का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, और प्लस D। मतलब इसमें क्या दे रखा है कि कुछ नंबर ऑफ मोल्स इनके दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना दे रखा है आपको, 3। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है B के 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C फॉर्म्ड। ये आपसे पूछा है कि ये कोई केमिकल इक्वेशन है, क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, एक जनरल एग्जांपल से समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स आपको 3 दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपको B के 4 दे रखे हैं, और नंबर ऑफ मोल्स कितना C का फॉर्म्ड होगा। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनके ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अगर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दिए हुए हैं और आपको साथ में नंबर ऑफ मोल्स भी दे दिए है ना, तो तब किस तरह से इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि कौन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, पहले तो वो डिसाइड करना है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि कितना C प्रोड्यूस होगा, है ना। किसी केमिकल रिएक्शन में कौन डिसाइड करेगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि B डिसाइड करेगा या A डिसाइड करेगा। तो इसमें से वो डिसाइड करेगा कि C कितना बनेगा, जिसके नंबर ऑफ जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो देख लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको इस तरह से कोई इक्वेशन दे दी तो उसमें क्या करें, सबसे पहले उस इक्वेशन में, जैसे आपको एक इक्वेशन दी 2A प्लस 3B एरो 4C प्लस D, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, उसके कोफिशिएंट को देख लीजिए, है ना। तो उसका जो कोफिशिएंट है, A का कोफिशिएंट क्या है 2, B का कोफिशिएंट 3 है। तो A के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 3, तो उसको डिवाइड कर दीजिए उसके कोफिशिएंट से। ऐसे ही सिमिलरली जैसे आपको B है, B का कोफिशिएंट क्या है 3 और कितने दे रखे हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स 4, तो उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिए। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लगभग 1.5, इसकी कितनी आएगी, लगभग 1.3। तो जो भी वैल्यू आपकी कम आ रही है वही क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इस तरह से तो हम एक ट्रिक से, ये एक ट्रिक है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट बताने की। किसी इक्वेशन में अगर आपको कोफिशिएंट दे रखे हैं और उसके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, तो आप इस तरह से जिसकी वैल्यू कम आएगी वही क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो B क्या है हमारा यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर हो गया इतना, है ना।
तो इस तरह से तो क्या कैलकुलेट कर लेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितने प्रोड्यूस होंगे, तो वो आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो कि 2 ए के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं इसके साथ और 4 हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि सी के 4 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो लेकिन उसके लिए एक सीधी सीधी ट्रिक भी है, क्योंकि हमने कहा कि लिमिटिंग रिएजेंट अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आप प्रोडक्ट कितना बना है उसको बता सकते हो। और किसके मोल्स पूछा है, क्योंकि इसमें केवल सी के पूछा है, तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके मोल अपॉन उसका क्या कर लीजिए, यहाँ पे स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से उसे क्या कर दीजिए, उसके डिवाइड कर दीजिए इक्वल, और जिसका फॉर्म्ड होना है, ठीक, उसके नंबर ऑफ मोल और अपॉन उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अब सी फॉर्म्ड होना है तो उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आ गया, 4। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने थे, कैलकुलेट कर लीजिए कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 4/3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना प्रोड्यूस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सी यहाँ सफिक्स में है, थोड़ा सा ऊपर हो गया ये, अपॉन 4, तो 4 × 4 कितना हो गया, 16/3। तो कितने मोल लगभग प्रोड्यूस होंगे, 3, हाँ 5 टाइम जाएगा ये 3 से, 5.3। तो इतने मोल्स किसके प्रोड्यूस होंगे, सी के। जब बी के कितने मोल हो आपके पास, 4 मोल, है ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो। तो बाकी की बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सभी से रिलेटेड, चाहे लिमिटिंग रिएजेंट हो चाहे नंबर ऑफ मोल्स हो, टोटल एक्सरसाइज हम कवर करेंगे इसकी। ओके बेटा, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ओके बाय।